नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार से मैं फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी लोग फटाफट आ जाइए। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आज अगला एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। उसी कड़ी में आज एक नया टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है संविधान संशोधन, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है। और जो साधारण तरीके से संशोधन होता है, विशेष तरीके से संशोधन होता है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होता है, तीनों के बारे में देखेंगे। और किन किन चीजों में इनकी तीनों के माध्यम संशोधन होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा निम्नलिखित में संशोधन किया जा सकता है, तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो सभी लोग फटाफट आ जाइए, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सभी लोग को नमस्कार, स्वागत। सभी लोग गुड इवनिंग। विजय जी, पूजा जी, वीनू जी, योगेश, शिल्पी, कैलाश, सभी लोग को नमस्कार। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। आइए, तो हम लोग चलिए क्लास शुरू किया जाता है अपनी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जिस टॉपिक पे यहाँ बात करने वाले हैं, संविधान संशोधन। नमस्कार विजय जी। और उसको शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को ये सूचना दे दें, से हर बार देते हैं कि भैया अगर आप लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं और एलटीजीआईसी की तैयारी करते हैं और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो आप सभी के लिए न्यू टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है, जो 2 से ढाई महीने के लिए सिर्फ है, और उसमें आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप लोग भी, हाँ बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, संविधान तो सब में उसमें भी है, बिल्कुल ही योगेश जी। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर 9628959237 या 8318489291 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए क्लास अपनी। तो संविधान संशोधन के बारे में यहाँ बात हम कर रहे हैं। संविधान संशोधन, भारत देश के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे होती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, भारत देश के संविधान में भाग 20 जो दिया गया है, ये भाग 20 में है, और साथ ही साथ अनुच्छेद जो है ये 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है विस्तार पूर्वक किया गया है। ठीक है, और इसमें संशोधन शक्ति जो दी गई है, इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें बात करें, संशोधन के 3 प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। पहला जो तरीका है वो होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरी जो प्रक्रिया दी गई है वो दी गई है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, तीसरा जो दिया गया है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के संशोधन की बात यहाँ पे की गई है, और तीनों प्रकार के संशोधन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे होता है ये तो देखेंगे। साथ ही साथ इस चीज को भी हम लोग देखेंगे कि साधारण बहुमत के द्वारा किन किन चीजों में संशोधन हो सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा किन किन चीजों में संशोधन हो सकता है, और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा किन किन चीजों में संशोधन हो सकता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। सबसे पहला बिंदु जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। देखिए, जब हम बात करते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कैसे होता है। सबसे पहले नमस्कार अंबिका जी, मोहन जी, बिरजू जी, सभी लोगों को नमस्कार, संतोष जी। तो सबसे पहले देखेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होता है। देखिए, साधारण बहुमत संशोधन का मतलब होता है सदन में उपस्थित
सदन में उपस्थित और मत देने वाले, मत का मतलब होता है वोट, ठीक है, मत का मतलब नहीं मत समझिएगा, मत का मतलब होता है वोट। सदन में उपस्थित और मत देने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, ये होता है आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, या सिंपल शब्दों में आप ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में हाफ प्लस वन। हाफ प्लस वन का मतलब आधे से ज्यादा चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो, आधे से ज्यादा चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो, इस चीज का उल्लेख जो यहाँ पे किया गया है। और याद रखिएगा संविधान संशोधन के बारे में ये अब तक की सबसे सरल प्रक्रिया मानी जाती है, सबसे सरल प्रक्रिया मानी जाती है, सबसे सरल प्रक्रिया यही मानी जाती है, सबसे इजी होता है तो सबसे सरल प्रक्रिया जो मानी जाती है यही मानी जाती है संविधान में संशोधन की, कि सदन में जितने लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है, और वोट देंगे उनमें आधे से अधिक चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो, यानी अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो आधा हुआ 50 यानी 50 हुआ, और 50 प्लस 1 यानी 51 लोग अगर कह देंगे तो संशोधन हो जाएगा इस तरीके से। तो आधे से अधिक लोग जो कहते हैं उसके माध्यम से संशोधन होता है, ठीक है, और इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में जो है परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। जैसे अब आपको बता दें किन किन चीजों में भारत देश के संविधान में वो कौन कौन से पहलू हैं जहां पे साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जाता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश अगर करना हुआ, संघ यानी केंद्र में, संघ में नए राज्यों का प्रवेश अगर करना हुआ, कि सेंट्रल में नए राज्य को प्रवेश, यह अनुच्छेद 2 में है, भारत देश के संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 2 में है। तो संघ में नए राज्यों का अगर प्रवेश करना होगा, पूरे यूनियन में किसी नए राज्य की एंट्री अगर करनी होती है तो वो संशोधन जो किया जाएगा संविधान में वो साधारण बहुमत द्वारा होगा। एक ये हो गया। दूसरा होता है नए राज्यों का निर्माण करना, दूसरा है नए राज्यों का निर्माण करना, ठीक, नए राज्यों का निर्माण हो गया। या फिर ये भी है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम व सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, बाउंड्री और नाम में परिवर्तन, ये करना हुआ। और इसका उल्लेख भारत देश के संविधान में भाग 1 में ही किया गया है, अनुच्छेद 3 में है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किसी नए राज्य का निर्माण करना हुआ या फिर राज्यों का क्षेत्र अगर बदलना हुआ, उसकी बाउंड्री अगर चेंज करनी हो, उसके नाम में अगर परिवर्तन करना हुआ तो संसद करता है। अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख जो है किया गया है। तो अगर ये चीजें करनी हुई तो जो संशोधन किया जाएगा संविधान में वो कैसे किया जाएगा, साधारण बहुमत की तरह किया जाएगा, यानी सिंपल मेजॉरिटी के बिहाफ पे, साधारण बहुमत के आधार पे संशोधन जो है किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो होता है आपका नागरिकता संबंधित प्रावधान होता है, आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान। तीसरा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान अगर होता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, और ये जिसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में किया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। अगर नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान होता है तो उसमें भी अमेंडमेंट जो होगा साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। इट मीन्स आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा ही होगा। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान होगा तो उसमें भी संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर होगा। प्लस राज्यों में विधान परिषद का सृजन करना या फिर समापन करना। चौथा होता है राज्यों में
विधान परिषद का सृजन या निर्माण करना या समापन करना या समाप्त करना। अगर ये संशोधन करना हुआ तो ये भी साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। भारत देश के संविधान में इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 169 अनुच्छेद 69 में है। भाई हर राज्य में एक विधानमंडल होता है। आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में एक विधानमंडल होता है जिसके दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और एक तीसरा अंग भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यपाल। तो सदन दो होते हैं, लेकिन हर राज्य में हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है। जिन राज्यों में सिर्फ विधानसभा होता है और राज्यपाल होता है उसी से मिलकर के विधानमंडल बनता है, और जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है वहां पे विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल तीनों से मिलकर के क्या होता है, विधानमंडल का गठन होता है। ये होता है। तो किसी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो अगर उस विधान परिषद का निर्माण करना हुआ, सृजन करना हुआ, या फिर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है उसको अगर समाप्त करना हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, इसको अगर समाप्त करना हुआ तो संविधान में संशोधन होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो जो संशोधन किया जाएगा वो साधारण बहुमत के आधार पर ही किया जाएगा, विशेष बहुमत के आधार पर नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों जो जज होते हैं, न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में अगर संशोधन करना हुआ तो उसके लिए भी इसमें किया जाएगा। और आपको बता दो ये इसका उल्लेख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में जिसका उल्लेख भारत देश के संविधान में अनुसूची 2 में किया गया है। तो अगर इससे भी संशोधन करना हुआ तो इसमें भी अगर संशोधन करना हुआ तो वो संशोधन जो होगा साधारण बहुमत के आधार पे होगा, यानी आधे से ज्यादा लोग अगर कहेंगे तभी संशोधन होगा, अन्यथा संशोधन नहीं होगा, विशेष बहुमत के आधार पे नहीं होगा, साधारण बहुमत के आधार पे ही होगा। ठीक है। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र के लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल, याद रखिएगा ये विधानमंडल, ये इंपॉर्टेंट है, या मंत्री परिषदों का सृजन, या मंत्री परिषदों का सृजन ये करना हुआ। भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 239 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 239 के का में है ये। अगर इसमें संशोधन करना हुआ तो, ठीक है, अगर इसमें क्या पूछे बिरजू जी, अगर इसमें संशोधन करना हुआ तो साधारण बहुमत के आधार पर भी संशोधन होगा। आप बिल्कुल विधेयक पर वोटिंग होने का डेट सभी सदस्यों को पता होता, बिल्कुल पता होता है भाई, प्रस्ताव लाया जाएगा तो बिल्कुल बताया जाएगा ना, सबको एक एक प्रति दी जाती है। ठीक, चलिए, तो ये अगर करना हुआ, अगर इस तरीके से संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूनियन टेरिटरी होती है, हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें अगर विधानमंडल का गठन करना हुआ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पे विधानमंडल है, तो इस संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अगर विधानमंडल का सृजन करना हुआ या मंत्री परिषदों का सृजन करना हो, मंत्री परिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को बोलते हैं मंत्री परिषद। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरा उप या सहायक मंत्री, और इन तीनों प्रकार के मंत्रियों के समूह को बोला जाता है मंत्री परिषद। तो अगर मंत्री परिषद का सृजन करना हुआ या संघ शासित क्षेत्रों में विधानमंडल का सृजन करना हुआ तो इसके लिए भी जो संशोधन होगा वो संशोधन आपका साधारण बहुमत के आधार में होता है। ठीक है। इसके अलावा संविधान की पहली, 5वीं, 6वीं और 8वीं अनुसूची में प्रथम 5वीं, 6वीं
व 8वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना हुआ तो साधारण बहुमत के आधार पर होगा। तो अगर आप यहां पे देखें साधारण बहुमत क्या होता है कि सदन में उपस्थित और वोट देने वाले लोगों के आधा से ज्यादा, चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा सदस्य हो, उनके बहुमत से, तो आधे से ज्यादा चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो, अगर इस तरीके से वोट बहुमत होगा, प्रस्ताव पास होगा, तो वो साधारण बहुमत द्वारा होगा। ठीक है, ये होता है, इस चीज को अच्छे से। तो इस तरह संशोधन जो होता है वो साधारण बहुमत से होता है। और इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए, इन सभी में संशोधन जो होता है ये साधारण बहुमत द्वारा होता है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, हाँ नेशनल लेवल पर कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है बिरजू जी, बिल्कुल नेशनल लेवल पर जो मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा जिन्हें प्राप्त होता है, तो इन सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंट, इन सभी में संशोधन जो होता है साधा। अब एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि भैया बताइए किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है तो संशोधन होगा। ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी विशेष बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। इस तरीके से तो आपको पता होगा कि हाँ साधारण बहुमत से होगा, तभी आप यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे इस तरह सही होगा। इन सारे बिंदुओं को याद रखिएगा। ये तो हो गया साधारण बहुमत के आधार पे। दूसरा जो होता है वो होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। जब विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की बात करते हैं तो इसमें कैसे होता है, हाँ बिल्कुल विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की बात करते हैं। देखिए इस संशोधन की प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में ही बताई गई है। उसमें क्या बताया गया है, सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत द्वारा, यानी 2/3 मेजॉरिटी, ये होता है 2/3 बहुमत। ठीक है, 2/3 बहुमत। तो जितने मेंबर, नीतू जी एक सेकंड होल्ड कर। ऐप पे मैसेज गया है नीतू जी, क्लास पब्लिक चल रही है। ठीक है, नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू सिंह नेट जेआरएफ की क्लास है यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, नेट जेआरएफ के लिए भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत के बारे में जब बात करते हैं, जब हम भारत देश के संविधान में विशेष बहुमत के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ये प्रक्रिया होती है। इसमें एक लाइन आपको याद रखना है कि संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद, संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, यानी विशेष बहुमत के द्वारा। अब साधारण बहुमत जो आपने देखा उसको अगर छोड़ दें और तीसरा जो विशेष बहुमत आधे राज्यों के अनुसमर्थन जो है उसको अगर छोड़ दें तो लगभग सभी अनुच्छेदों में संशोधन जो होता है इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, विशेष बहुमत के आधार पर, यानी 2/3 बहुमत के आधार पे। ठीक, ये बहुत छोटा सा था, इसको सिंपल सा था। ठीक, इसके अलावा तीसरा देखिए, तीसरे में अगर हम बात करें तो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये इसमें विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए यह संविधान के बारे में जैसे आपने देखा था साधारण बहुमत सबसे सरल प्रक्रिया है संशोधन की, तो वो सरल थी, और ये प्रक्रिया क्या है, सबसे कठिन प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कौन सी है, सबसे जटिल प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, भी 368 में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन के, इसमें बताया जाता है कि संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, तो इसमें क्या बताया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत का मतलब होता है कि 2/3 बहुमत, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास हो, साथ ही साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त हो, तो इस आधार पे इसमें संशोधन होता है। तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन प्राप्त हो, आधे राज्यों का अनुसमर्थन का मतलब होता है इन राज्यों में जो विधानमंडल होता है उनसे, इन राज्यों में जो विधानमंडल होता है उनसे, और राज्यों में जो विधानमंडल होता है कहीं कहीं पे 2 सदन है, कहीं कहीं पे 1 सदन है। इट मीन्स कहीं कहीं विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है और कहीं पे सिर्फ विधानसभा होता है। तो विधानसभा विधान परिषद दोनों है तो दोनों के अनुसमर्थन से होगा, ठीक है, दोनों के होता, नहीं है तो किसी एक से ही होगा। इसके द्वारा संविधान के उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो संशोधन होता है किन किन चीजों में, इसके माध्यम से जो होता है संशोधन होता है। एक सेकंड आप लोग रुक जाइएगा, होल्ड करिएगा, फोन आ रहा है। चलिए, तो कभी कभी एक होता है ना कि इमरजेंसी कॉल आ जाती है, उठाना पड़ता है, तो इस तरीके से संशोधन होता है। और किनके वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन लगता है, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे पहला हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा इसको,
ऐसे पहला हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे होता है अगर उसमें संशोधन करना हुआ, ठीक है, भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 54 आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें इसके लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य के सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं उस निर्वाचक मंडल में, और उन्हीं के माध्यम से संशोधन होता है। प्रीति जी, तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें संशोधन करना हो गया, उसमें संशोधन करना हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसमें संशोधन करना हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत देश के संविधान में इसका उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 55 में किया गया है कि जो प्रोसेस, जो रीति होती है, कैसे संशोधन होता है उसमें। तो आप देखे होंगे कि 4 कैंडिडेट होते हैं, सभी को वोट देना होगा, प्राथमिकता किसको दी जा रही है, फिर दूसरी प्राथमिकता किसको दी जा रही है, और लास्ट में सबसे ज्यादा जिसको प्राथमिकता मिलेगी वो होगा। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। तो जो रीति होती है, जो रीति होती है उस रीति में अगर परिवर्तन करना हुआ, संशोधन करना हुआ, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना हुआ, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना अगर हुआ, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का मतलब भारत देश के संविधान में अनुच्छेद 73 हुआ, अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना हुआ। चौथा होता है राज्य, या फिर आपको देखिए संघ की जगह अगर राज्य हो गया कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हुआ। भारत देश के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 162 में किया गया है, अनुच्छेद 162 में किया गया है। ये अगर हुआ, ठीक है, ये अगर हुआ, इन सब के अलावा अगर संशोधन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की अगर बात हुई, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, इसके लिए संशोधन करना हुआ, ठीक है, भारत देश के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल भी याद रखिए, आर्टिकल है 241, ठीक। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र, संघ की न्यायपालिका अगर हो गई, संघ की न्यायपालिका जुडिशरी अगर हो गई, केंद्र की जुडिशरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट, ये संघ की न्यायपालिका हो गई। राज्य के उच्च न्यायालय हो गए, राज्यों के उच्च न्यायालय में अगर परिवर्तन करना हुआ, राज्यों के उच्च न्यायालय अगर हो गए, साथ ही साथ संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध अगर हो गया, संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, ठीक है, संघ व राज्यों के बीच जो विधायी संबंध होते हैं अगर ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में अगर परिवर्तन करना हुआ, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में, अब इसका मतलब क्या हुआ, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में, किसी भी सूची का मतलब होता है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, 3 सूचियां बताई गई, 3 लिस्ट बताए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, तीसरा क्या होता है, समवर्ती सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें अगर परिवर्तन करना हुआ, हाँ 3 सूची, बिल्कुल ये हो गया। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व,
ये संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में है। ठीक है, ये हो गया संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों को जनता डायरेक्ट चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो गया। लेकिन जो राज्यसभा होती है वो किसका रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है उसमें? राज्यों को। राज्यों को उसमें वहां पे जो मेंबर चुन के आते हैं, राज्य चुन के आते हैं। ठीक है, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना हो गया, इसमें अगर चेंज करना हुआ, या खुद सब। अगर आपसे ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि खुद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो बताई गई है, उस खुद 368 में ही अगर परिवर्तन करना हुआ तो स्वयं ऐसे लिख लीजिए इसको, स्वयं अनुच्छेद 368 में अगर परिवर्तन करना हुआ तो, ठीक है, ये तो इतनी सारी प्रक्रियाएं जो मैंने आप बताई यहाँ पे, इन सभी चीजों में अगर परिवर्तन करना हुआ, संशोधन करना हुआ, तो कैसे होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन द्वारा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची, अन्य बातों बात करते हैं। जो संविधान संशोधन होता है, इसके लिए सबसे पहला विधेयक जो होता है संसद में पेश किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, ये जो होता है, ये सबसे पहले क्या होता है? ये संसद में पेश किया जाता है। और संसद में ये क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा में होता है या राज्यसभा में पहले होता है, तो उसकी बात अगर करने लगे तो आवाज जा रही मेरी आप सभी लोगों को? जरा कमेंट करके बताइए तो। जरा रिप्लाई करिए कि आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है। क्या आवाज जा रही मेरी आप लोगों को? नेटवर्क इशू हो गया था। अभी चल रही क्लास? नीतू जी, अभिषेक जी बताइए, अभी क्लास चल रही? फिर हो गया इसे, फिर बोलना चल रहा क्लास हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम सर जी, वीडियो ही नहीं चल रहा है।
चलिए अभी आ जा रही है आवाज आप लोग को? अभी आवाज जा रही है? देखिए नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। अभी क्लास चल रही है, आप लोग आवाज जा रही है मेरी? कृपया कमेंट करके बताने का कष्ट करें। सर जी वीडियो नहीं चल रहा है, बंद? नहीं बंद नहीं हुआ, देखिए हम खड़े हैं सामने। जी सर चलिए। तो संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है, संविधान में संशोधन करने के लिए जो लाया जाता है, ये सबसे पहले संसद में लाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है? संसद में लाया जाता है। ठीक है, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? बात चल तो रही है केविन साहब। सबसे पहले संसद में लाया जाता है। अब एग्जाम में अगर पूछ ले कि संविधान संशोधन विधेयक संसद में सबसे पहले कहां लाया जाएगा, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक संसद में सबसे पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्या हो सकता है? किसी भी सदन में यह लाया जा सकता है, कोई एक जरूरी नहीं होता। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, चलिए ये होता है। चलिए अब आ रही ना? हाँ, तो कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है क्लास में। हाँ, नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। तो किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा में लाए, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में जब पेश करते हैं तो बहुत से एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया संविधान संशोधन विधेयक अगर संसद में लाना है तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, पूर्व सहमति होती है राष्ट्रपति की? तो हमेशा याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक को अगर सदन में लाया जाएगा तो इसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता जो होती है नहीं होती। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी। ठीक है, ये होता है। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित किए जाने पर राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। इस विधेयक को जब संसद द्वारा जब पारित हो जाता है, संसद द्वारा पारित होने के बाद इसे भेजते हैं राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए। अब वो विधेयक चाहे साधारण बहुमत से पास हुआ हो चाहे विशेष बहुमत से पास हुआ हो, पास होने के बाद ही उसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये जो परिवर्तन जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के 2 के आधार पे होता है, यानी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होता है, तो वहां पे क्या होता है, उसको भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद भेजा जाता है। ठीक है, अगर विधेयक जो होता है, ये विधेयक अगर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा अगर वाला विधेयक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ये सारे विधेयक कैसे पास होंगे? संसद द्वारा और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। मान लीजिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ये विधेयक है और ये विधेयक संसद द्वारा पास हुआ, फिर उसके बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रपति के पास जो होता है भेजा जाता है। ठीक है, ये होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर याद रखेगा, इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है, कंपलसरी होता है कि उसे बाध्य देना ही पड़ेगा। उसके ना तो रोक सकता है ना उसे पुनर्विचार के लिए जो है वापस कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो वह विधेयक क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है संविधान संशोधन विधेयक, ये लिख उठता है, ये बन जाता है संविधान संशोधन अधिनियम। ये बन जाता है। क्या बन जाता है? संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। ये तब एक्ट बन जाता है। वो बिल क्या होता है? एक्ट बन जाता है। वो विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। इस तरह से। ठीक है, और इसके लिए अगर मान लीजिए मतभेद हो गया संसद में, तो इसके लिए किसी भी संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान जो है नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम जितने भी व्यवस्था प्रकार के संशोधन आप देखे हैं, ये इसी संबंधित होता है।
ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने एक बात आपको यहाँ बताई अभी रिसेंटली, जैसे मैं लास्ट में एक बात बताई थी कि अगर स्वयं अनुच्छेद 368 जो कि अनुच्छेद 368 जुड़ा हुआ है संविधान संशोधन से, अगर इस खुद अनुच्छेद में 368 में ही अगर संशोधन करना हुआ, अनुच्छेद 368 किससे जुड़ा है आपका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन अगर इसी अनुच्छेद में अगर संशोधन करना हुआ तो इसी अनुच्छेद में संशोधन करना हुआ तब भी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होता है। तो अगर हम इसमें बात करें 368 में अभी तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 में 3 बार अभी तक क्या किया गया है, 3 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, 3 बार संशोधन जो है किया जा चुका है अभी तक। 368 में अभी तक 3 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। जैसे 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संशोधन अधिनियम 1956, दूसरा हुआ 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, और तीसरे की अगर हम बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो अभी तक अनुच्छेद 368 में 3 बार क्या किए जा चुके हैं, संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, 3 बार संशोधन जो है किए जा चुके हैं। ठीक है, 7वां संशोधन जो विधेयक था राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित था। ठीक है, और 24वां ये था 7वां संशोधन अधिनियम जो था राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके माध्यम से था। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो ये यहाँ पे दिया गया है, ये संसद को अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन करने के संशोधन की शक्ति दी गई। और 42वां संवैधानिक संशोधन जो था केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति संबंधित था। ठीक है, वो आपको उतना डीपली नहीं जाना है, उतना पूछता नहीं, उतना यूपीएससी पे चले जाएंगे आप आईएएस वाले में। तो अब तक 3 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है, याद रखिएगा। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपको पता होगा। क्या लिखे राकेश कुमार जी, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में। चलिए, ये साइड तो आपको इतना क्लियर हो गया, भारत देश के संविधान में जो संशोधन होता है इस तरीके से होता है। अब आपको इसमें अलग से थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी होगी, आधे घंटे की मेहनत आपको करनी होगी। जो संशोधन हुए हैं साधारण बहुमत द्वारा किसी भी तरीके से जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में आप जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में जान सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। नहीं तो इससे संबंधित एक वीडियो में और आपको बना दूंगा। ये अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं 100 के ऊपर जितने भी संशोधन हुए हैं, कौन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे बहुत से अमेंडमेंट पूछते हैं, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, ये संशोधन बहुत पूछता है। इसके अलावा रिसेंटली जो संशोधन अभी हुआ था जम्मू कश्मीर वाला, वो भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसे इंपॉर्टेंट संशोधन जो हुए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। जितने भी अभी तक संशोधन हुए हैं उस सारे संशोधनों का एक वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को, और एक साथ बताऊंगा, साथ यही बताऊंगा कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बार फिर आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, अगर वो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है 2 से 2.5 महीने का, क्योंकि नया शिक्षा चयन आयोग जो गठित हो गया है इसमें मेंबर आ चुके हैं। तो अगर वो आ गए हैं मेंबर तो एग्जाम डेट की घोषणा भी कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 महीने का टारगेट रखा गया, जिसे सुनने में आ रहा है अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा, जुलाई अगस्त तक। तो इसके लिए तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर 9628959237 और 8318489291, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
तो कल शाम 4 बजे फिर आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सभी लोगों को हमारा नमस्कार।